अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कंप्यूटर साइंस मॉडल पेपर के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है लेकिन आपके मॉडल पेपर में आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज़ भी आ सकते हैं और बहुत ही माइनर चेंजेस के साथ आपके पेपर में आ सकते हैं। तो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम उनको बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, पहला जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में आया हुआ था जिसमें आपको कहा जा रहा था कि आपने मीन स्क्वेयर्ड एरर MSE को कैलकुलेट करना है। आपको दो सेट ऑफ वैल्यूज़ दी जाएंगी, एक्चुअल वैल्यूज़ और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़। आपने उनका इस्तेमाल करते हुए मीन स्क्वेयर्ड एरर कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि MSE जिसे हम मीन स्क्वेयर्ड एरर कहते हैं वो होता क्या है। मीन स्क्वेयर्ड एरर आपका एवरेज स्क्वेयर एरर होता है बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, कि आपकी प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज़ के दरमियान में जो एरर्स हैं उनका सम करके स्क्वेयर लेके उसकी एवरेज निकाल दो तो उसे हम बोलते हैं मीन स्क्वेयर एरर। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो 1/n समेशन ऑफ yi माइनस yi स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो सिंपल yi है ये हमारी एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और yi जिस पे एक बार लगी हुई है ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और फॉर्मूले में जो n है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। अब स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको सॉल्व किस तरह से करना है। आपने सिंपल इसका एक छोटा सा ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है इसको मेमोराइज कर लेना है, बाकी इसका सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा आसान है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें एक्चुअल वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, हमें प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस निकाल लेना है। और ये जो i होगा ये स्टार्ट हमेशा 1 से होगा। तो पहले आपका y1 माइनस y बार 1 यानी कि एक्चुअल वाली 1 और प्रिडिक्टेड वाली वैल्यू 1 फर्स्ट वैल्यू जो होगी उसे माइनस कर देना है। एक्चुअल की फर्स्ट वैल्यू क्या है 3 और प्रिडिक्टेड की वैल्यू क्या है 2.5। तो आपने 3 में से 2.5 को माइनस कर देना है, आपके पास आ गया 0.5। इसी तरह फिर आपने एक्चुअल की सेकंड वैल्यू और प्रिडिक्टेड की सेकंड वैल्यू को माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा माइनस 0.3। फिर सेम काम आपने y3 के लिए करना है, y4 के लिए करना है और y5 के लिए करना है। तो इस तरह से आपके पास जितनी भी एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ होंगे उनके डिफरेंस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इन डिफरेंसेस का स्क्वायर कैलकुलेट करना। तो आपने क्या करना है, इन तमाम डिफरेंसेस के स्क्वायर निकाल लेने हैं। 0.5 का स्क्वायर किया तो हमारे पास 0.25 आया, इसी तरह माइनस 0.3 का स्क्वायर किया तो 0.09 आया। इस तरह करते हुए आपने तमाम वैल्यूज़ के स्क्वायर निकाल लिए। अब स्टूडेंट, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन MSE की हमारे पास थी कि जो हमारी प्रिडिक्टेड और जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनकी एवरेज स्क्वायर एरर हमारे पास MSE कहलाता है। अब हमने उनका स्क्वायर तो निकाल लिया, अब हमने क्या करना है, एवरेज निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तमाम जो हमने स्क्वायर निकाला है इसकी समेशन करनी है। इन सारों को आपस में ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 0.67। अब सिंपल आपने 0.67 को n से डिवाइड कर देना है। n क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको कैसे पता चलेगा, ये आपके पास जो सेट में वैल्यूज़ होंगी वो होंगी। अब यहाँ पे हमारे सेट में 5 वैल्यूज़ थी तो हम 0.67 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.134। तो स्टूडेंट, हो सकता है आपको सेट्स की वैल्यूज़ चेंज करके दे दें, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सेम तरीका आपने यूज़ करना है। आपने एक्चुअल में से प्रिडिक्टेड को माइनस करना है, फिर उन तमाम माइनस वाली वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है, फिर उस जितनी भी आपके स्क्वायर आए होंगे उनकी समेशन निकाल लेनी है। समेशन निकालने के बाद, समेशन मीन्स सम निकाल लेना है और सम निकालने के बाद आपने उनको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करना है तो आपके पास MSE आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सॉलिड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसलिए आपने इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का SQL क्यूरी से रिलेटेड। इसमें हमारे पास एक टेबल दिया गया है जहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स का कुछ रिकॉर्ड सेव है
और हमारे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमने उनके आंसर देने हैं, या आप ये कह सकते हो कि हमने उनके आंसर में उससे रिलेटेड क्यूरीज लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस में हमसे क्यूरीज लिखने का ही कहा गया है और डिफरेंट चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। आपसे कहा गया है कि आप तमाम स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव करो जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं। उन तमाम का डाटा आपने रिट्रीव करना है, उठाना है, एक्सेस करना है, या आप अपने स्टूडेंट के मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट करो जो भी आपके पास मार्क्स टेबल में मौजूद हैं। इस तरह के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट एसक्यूएल की क्यूरीज को समझते हैं, किस तरह की क्यूरीज होती हैं, एसक्यूएल होता क्या है, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करें स्टूडेंट एसक्यूएल। एसक्यूएल बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। अब डेटाबेस स्टूडेंट आपको पता है 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो, जहाँ पे हम अपना बहुत सारा डाटा स्टोर करते हैं। अब उस डाटा में हमने न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, पुराना डाटा डिलीट करना है, डाटा पे किसी भी किस्म के ऑपरेशंस करने हैं तो हमें एसक्यूएल इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसमें हम क्यूरीज की हेल्प लेकर अपने डाटा में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हमें डाटा रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं और उसकी क्यूरी कैसे लगाते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये हमारे पास टेबल जो भी हमारे पास रिकॉर्ड होगा ना उसका नाम होगा। ये कुछ भी हो सकता है, चूंकि हमारे पास अभी स्टूडेंट्स का टेबल था तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया। इसी तरह अगर हमें डेटाबेस में डाटा ऐड करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट की क्यूरी यूज़ कर सकते हैं और हम एक स्पेसिफिक जगह पे डाटा ऐड कर सकते हैं। अब जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अब टेबल का नाम क्या है हमारा स्टूडेंट, उसके अंदर जो दो हमारे कॉलम्स हैं, एक हमारा नेम का, एक हमारा एज का। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम और एज, स्टूडेंट के टेबल के अंदर जो कॉलम नेम है और जो कॉलम एज है उसमें हम डाटा ऐड कर रहे हैं और वैल्यूज़ के ज़रिए हम बता रहे हैं कि नेम में अली ऐड हो जाए और एज जो है उसमें हमारी 18 ऐड हो जाए। इसी तरह अगर हमें कोई डाटा चेंज करना है तो उसके लिए हम अपडेट की क्यूरी यूज़ करते हैं। अपडेट अपने टेबल का नाम जो कि क्या है, स्टूडेंट्स। अब हम साथ ये भी बता सकते हैं कि हमने कौन सा डाटा चेंज करना है। अब चूंकि हमें एज चेंज करना था तो हमने लिखा सेट एज इज इक्वल टू 19 और साथ बताया है कि भाई किस जगह पे कौन से कॉलम में चेंज करना है, नेम वाले कॉलम में चेंज करना है और जिस बच्चे का नाम अली होगा उसकी एज को आपने अपडेट किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल, डिलीट आपका रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। डिलीट की क्यूरी आप लगाओगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स करके और साथ बताओगे किस स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हो। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट वेयर का इस्तेमाल कंडीशन लगाने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन भी हमारे से जो पूछा गया था वो इसी से रिलेटेड है। इसको लगाने का ये तरीका है, आप करते हो सिलेक्ट, जो भी टेबल होता है आप उससे सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट स्टैटिक आपके पूरे टेबल को सिलेक्ट कर देता है और वेयर के जरिए आप कंडीशन लगाते हो, जैसे एज ग्रेटर देन 18 हो गई या मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो गए, जो आगे हम जाके लगाएंगे। नेक्स्ट है फिर ऑर्डर बाय का इस्तेमाल सॉर्टिंग के लिए किया जाता है। सॉर्ट कहते हैं डाटा को अरेंज करना। आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इस क्यूरी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लगाने का तरीका यह है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, जो हमारे टेबल का नाम है वो आ जाएगा और ऑर्डर बाय, जिस कॉलम को आपने अरेंज करना है वो आ जाएगा और अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ASC, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो DSEC आ जाएगा। स्टूडेंट एक बात आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे जितनी भी क्यूरीज हैं वो अपर केस लेटर्स में लिखी गई हैं। ये कोई फिक्स नहीं होता कि आपने क्यूरी अपर केस लेटर में लिखनी है या लोअर केस लेटर में लिखनी है, आप किसी में भी लिख सकते हो, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप क्यूरी को कैप्स लॉक या आप कह लो कि अपर केस लेटर्स में लिखो, ताकि आपकी जो रोज़ या कॉलम्स हैं उनमें और आपकी क्यूरी में डिफरेंस नज़र आ सके। अब देखो यहाँ पे जितनी भी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ये हमारी क्यूरी है और स्टूडेंट हमारा टेबल है या नेम वगैरह जो एज यूज़ कर रहे हैं वो हमारे कॉलम्स हैं। तो हमें वाज़िया फ़र्क पता चल रहा है कि हमारी क्यूरी कौन सी है और हमारे कॉलम्स या टेबल्स का नाम वगैरह कौन सा है। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपर केस लेटर्स क्यूरी के लिए यूज़ करो। स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमसे पूछा गया था कि रिट्रीव ऑल स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स, कि उन तमाम स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव कर दो जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं। हमने अभी डिस्कस किया है कि रिट्रीव के लिए हम सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ करते हैं, तो हमने लिखना है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। सेलेक्ट स्टैटिक
जिस टेबल का हम नाम लिखेंगे उससे तमाम डाटा सेलेक्ट कर देगा। सेलेक्ट स्टैटिक डाटा सेलेक्ट किया फ्रॉम जिस टेबल से, टेबल कौन सा है हमारा, स्टूडेंट का, और हमने कंडीशन क्या लगाई, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80, उन स्टूडेंट का डाटा सेलेक्ट कर दो जिनके मार्क्स 80 से बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन द टेबल, कि आपके टेबल में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर दो। तो इसके लिए भी हम सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ करेंगे, हम लगाएंगे सिलेक्ट AVG और हमारा जो भी कॉलम है, चूंकि हम मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कॉलम हम यूज़ करेंगे वो मार्क्स, ये AVG जो है ना ये हमारी एवरेज निकाल देगा। और किसकी निकालेगा, इस कॉलम की, एज AVG मार्क्स, एवरेज मार्क्स। अच्छा, अब AVG मार्क्स का इस्तेमाल करते हुए हम एवरेज निकाल रहे हैं और उस मार्क्स को स्टोर करने के लिए हम एवरेज मार्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और किस में से निकाल रहे हैं एवरेज मार्क्स, एक टेबल में से जो जिसका नाम है हमारे पास स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारे पास गेट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम क्वेटा और लाहौर, कि आपके पास एक टेबल है, उस टेबल में कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसमें से कुछ स्टूडेंट हमारे पास क्वेटा और लाहौर से हैं। आपने सिर्फ उन स्टूडेंट के नाम बताने हैं जो क्वेटा और लाहौर से हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा नेम, चूँकि हमें नेम निकालने हैं इसलिए हमें नेम का कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। किस में से, अपने स्टूडेंट वाले टेबल में से। और कंडीशन लगानी है वेयर सिटी इक्वल टू क्वेटा और सिटी इज इक्वल टू लाहौर। तो ये उन स्टूडेंट्स का हमें डाटा या नेम रिटर्न कर देगा जिनका सिटी हमारे पास क्वेटा है या लाहौर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रेड, कि आप अपने हर ग्रेड, ए ग्रेड के कितने स्टूडेंट्स आए हैं, बी में कितने आए हैं, उसको काउंट करो। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने ग्रेड वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद काउंट स्टैटिक क्या करेगा, उसका टोटल काउंट करेगा और एज टोटल स्टूडेंट्स का इस्तेमाल हम करेंगे जो हमने वैल्यू काउंट की होगी उसको स्टोर करने के लिए। और किस में से हम काउंट कर रहे हैं, अपना सारा काम टेबल में से कर रहे हैं, इसलिए हम फ्रॉम अपने टेबल का नाम लिख देंगे। और अब चूंकि हमें डाटा को ग्रुप करना है, ग्रुप क्यों करना है, ताकि हम एक तरह का डाटा एक ग्रुप में ले आए हैं। अब जैसे ग्रेड ए है तो हम उसका एक ग्रुप बना के फिर उसमें से काउंट करेंगे ना कि कितने स्टूडेंट हैं, बी का जितने ग्रेड है उसका एक ग्रुप बना के काउंट करेंगे, तो इसलिए हम ग्रुप बाय ग्रेड लगा देंगे। लास्ट है फिर हमारे पास रिट्रीव स्टूडेंट सॉर्टेड बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिट्रीव करना है और उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अपना जो भी सारा डाटा है उसको अपने टेबल से सिलेक्ट करोगे। उसके लिए आपने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अपने टेबल का नाम जो कि स्टूडेंट्स है उसकी क्यूरी लिखी और आपने कहा ऑर्डर बाय मार्क्स, जो भी उनके मार्क्स थे उसको ऑर्डर बाय कर दो, DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर यहाँ पे असेंडिंग होता तो आप ASC लिख देते, जो कि हम पहले डिस्कस करके आए हुए हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल एक एक दो लाइन की क्यूरीज हैं, आप इनको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लो। आपको पीछे जो हमने डिस्कस किया ना SQL क्यूरीज, उसको अच्छे से समझ लेते हो तो ये आपके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है और फ्री के एक किस्म के आपके नंबर हैं। एक और स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन पूछा गया था मॉडल पेपर में। क्वेश्चन ये था हाउ आर HTML, CSS, JavaScript, Python and PHP categorized into front end and back end development। कुछ हमारे पास लैंग्वेजेस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि ये किस तरह से फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपमेंट में यूज़ होती हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। फ्रंट एंड चूँकि हमें पता है क्लाइंट साइड होती है, ये वो एरिया होता है जिसके ज़रिए यूज़र इंटरेक्ट करता है और अपना काम करता है। इसके लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं HTML का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपने वेब पेज को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, अपनी हेडिंग्स, पैराग्राफ, बटन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। CSS जो हमने अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार किया होता है उसकी स्टाइलिंग के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। कलर्स ऐड करना, लेआउट्स लगाना, डिज़ाइन, एनिमेशन वगैरह के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट
हम अपनी जो वेब पेज है उसको डायनेमिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, या आप कह सकते हो उसकी इंटरेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। बटन्स, फॉर्म्स या डायनेमिक कंटेंट बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो कि एक ऐसा बटन हो जाए जो कलर चेंज कर रहा हो, या हमने फॉर्म की वैलिडेशन चेक करनी हो बिफोर सबमिशन, या आपने स्लाइडर्स या पॉपअप्स एनिमेशंस लगाने हो, तो इसके लिए भी हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट बैक एंड, जिसे सर्वर साइड कहते हैं। यहाँ पे जो भी काम हो रहा होता है वो हमारा बिहाइंड द सीन हो रहा होता है, सारा काम हमारा सर्वर पे हो रहा होता है। इसके लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो हम पाइथन और PHP का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने डेटाबेसेस से डाटा की प्रोसेसिंग वगैरह करा सकते हैं, या हम अपने जो भी सर्वर साइड पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो कि डाटा को हमने डेटाबेस में स्टोर करना हो, लॉगिन को ऑथेंटिकेशन करना हो कि चेक करना हो कि भाई ऑथेंटिक बंदा लॉगिन हो रहा है या नहीं, फॉर्म्स को प्रोसेस करना हो, या डेटाबेस से डाटा को फेच करना हो, ये सारे काम हम बैकएंड पे करते हैं, और ये हमारे पाइथन और PHP का इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको आपने पेट इस एज इट इज़ याद करना है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन के एज इट इज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक और क्वेश्चन जो आपके मॉडल पेपर में पूछा गया है, चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपको फ्री के 5 नंबर दे के जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसकी चॉइस में चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन होगा। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नहीं आता तो आपको ये आना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे ना आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, किसी भी रियल लाइफ में बिजनेस से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि इस तरह से एक बिज़नेस है, उसकी ग्रोथ वगैरह, उसकी थोड़ी सी डिटेल बताई जाएंगी। और फिर आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई एक बिज़नेस है वो बड़े नुकसान में जा रहा है। अब वो नुकसान में जा रहा है तो आप कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करोगे कि आपका बिजनेस बेहतर हो जाए। या स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं, जैसे 30% से भी ज़्यादा हो जाएं या और ज़्यादा हो जाएं, तो आपके जो बिज़नेस है उसको क्या रिस्क फैक्टर आ सकते हैं। तो ये कुछ 2 सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने उनके आंसर्स करने हैं। आप आंसर किस तरह से करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप अपने कस्टमर को अपने बिजनेस के साथ अटैच रहने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करोगे। तो आप अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप कस्टमर को एक्साइटिंग ऑफर्स या अपने जो भी प्रीमियम प्लान्स वगैरह हैं या एडिशनल फीचर्स दे सकते हो, ताकि आपका रेवेन्यू बेहतर हो। इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन कहते हैं कि स्टूडेंट कस्टमर आपके साथ लॉयल रहे और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल करता रहे। इसके लिए आप उनको बेटर सर्विसेज या आप उनको बेटर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हो, लॉयल्टी प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें। ऑप्टिमाइज प्राइसिंग स्ट्रेटजी। आप ऐसे प्लान्स तैयार कर सकते हो, ऐसी प्राइसेस सेट कर सकते हो या ऐसे ईयरली डिस्काउंट ला सकते हो जो लोगों को अट्रैक्ट करें और लोग आपकी प्रोडक्ट की तरफ आएँ, जिससे क्या होगा कि एट द एंड आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। इसी का स्टूडेंट पार्ट बी है, जिसमें हमसे पूछा गया था कि अगर हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे बिजनेस को क्या रिस्क होगा। तो डिक्रीज इन प्रॉफिट और लॉस। अगर हमारे एक्सपेंसेस बहुत फास्टली ग्रो कर रहे हैं तो जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो हम पैसा बना रहे हैं, वो लॉस में चला जाएगा। और कैश फ्लो की प्रॉब्लम आएगी कि हम अपनी डेली ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है वो हमारे पास पैसा मौजूद नहीं होगा, क्योंकि पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी, हमारे पास हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये कुछ मॉडल पेपर के क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट कह रहे थे हमें इनके सोल्यूशन चाहिए, ये आप समझा दें। तो परसों आपका पेपर भी है, इनको अच्छे से तैयार करना है। मेरी दुआ है कि तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। आपने भी मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।